हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट्थ हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नेम आप देखो, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत। तो देखो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। होप आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा और चैप्टर आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम उनको भी समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास फिर से याद करें में प्रश्न एक है। देखो, नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी तीन समस्याएं थी। अब नव स्वाधीन जो भारत था, ठीक है, यानी कि जो अपने पे नया भारत, ठीक है, जो स्वाधीन यानी कि किसी के अधीन नहीं था। ठीक है, नव स्वाधीन का मतलब आप समझो, नव यानी कि नया, ठीक है, न्यू, और स्वाधीन यानी कि जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी के अंडर में ना हो। ठीक है, यानी कि वो अपना मतलब एक तरह से अपना स्वामी खुद है। ठीक है, तो भारत के सामने कौन सी तीन समस्याएं थी। तो देखो, आज़ाद भारत की बड़ी चुनौतियां। अब देखो, विभाजन की वजह से यहाँ पर 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। अब जब विभाजन हुआ तो 80 लाख जो शरणार्थी थे वो क्या हुआ, भारत पाकिस्तान से भारत में आ गए, और इन लोगों के लिए रहने तथा रोजगार का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, 80 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। फिर देखो, करीब 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी और इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम था। आगे देखो, लोगों को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना जिसके द्वारा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अब देखो, लोग भी आपको पता है जनसंख्या भारत की पहले टाइम से ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर से 80 लाख जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आए थे वो यहाँ पर और बढ़ चुके थे। अब देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर, योजना आयोग की क्या भूमिका थी। ठीक है, ठीक है, जो योजना आयोग था वो अपनी किस तरह से भूमिका निभाता था। तो देखो, आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना और उनको लागू करना, ये क्या था, योजना आयोग की भूमिका ये थी, यानी कि उनका कार्य ये था। ठीक है, कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे यह निश्चित करना योजना आयोग का ही काम था। ठीक है, अब उद्योग सरकार द्वारा यानी कि जो गवर्नमेंट उद्योग होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज होते हैं गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, और एक होते हैं किसी व्यक्ति की फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, किसी एक प्राइवेट, ठीक है, निजी जो लोग होते हैं उनकी अपनी कंपनियां होती हैं। आगे देखो, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इसको परिभाषित करना योजना आयोग का ही काम था। अब देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, रिक्त स्थान भरे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। पहला देखो, केंद्रीय सूची में डैश और डैश विषय रखे गए थे। अब क्या थे वो विषय, देखो यहाँ पर तो इसमें आप लिखोगे कराधान, रक्षा और यहाँ पर विदेशी मामले। ठीक है, उसके बाद अगला आपको देखो, समवर्ती सूची में डैश और डैश विषय रखे गए थे। कौन से थे, वन और कृषि विषय। ठीक है, आगे देखो, वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी उसे डैश मॉडल कहा जाता था। क्या मॉडल, मिश्रित मॉडल कहा जाता था। आगे देखो, लास्ट यहाँ पर आपका गौ है, डैश की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी, ठीक है, राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। तो देखो वो क्या था यहाँ पर, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास प्रश्न 4 है, सही या गलत बताएं। ठीक है, तो अब देखो, आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांव में रहते थे, गांव में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सही। ठीक है, उस टाइम शहर जो थे वो बहुत कम थे और वहाँ पर काफ़ी जो मैक्सिमम जो अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, वही वहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, संविधान यहाँ पर है संविधान, ठीक है, भाषा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी, तो इसको आप लिखोगे गलत। फिर आगे देखो, पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था, तो ये भी आप लिखोगे गलत। ठीक है, ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से। अब देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, जो कि आपका होगा सही। अब देखो, आइए विचार करें में प्रश्न 5 है आपके पास। तो देखो प्रश्न 5 में आपको क्या दिया है, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था। ठीक है, ये जो मैं लाइनें अभी पढ़ी वो अंबेडकर की लाइनें थी। क्या थी, देखो, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। तो देखो अंबेडकर का आशय क्या था, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। अब जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र है उसी तरह से आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, ठीक है, अब देखो सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, यानी जीवन में समानता भी जरूरी है। ठीक है, लोगों को वोट डालने का अधिकार दे देने से अमीर गरीब की ऊंची और नीची जातियों का अंतर अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब अगर
सबको अगर हम वोट देने का अधिकार दे देंगे तो इससे ये जरूरी नहीं है कि जो अमीर गरीबी का भेद है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक जो संरचना है कि फलस्वरूप हम क्या करेंगे, सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। आगे देखो प्रश्न 6 आपके पास, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति यहाँ पर हिचकिचाहट क्यों थी? तो देखो उत्तर आप लिखोगे हिचकिचाहट के कारण भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। ठीक है, देश विभाजन के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए, अब देखो जो देश विभाजन का कारण था वो क्या था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो झगड़े हुए थे, भीषण दंगों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी। ठीक है, 10 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। फिर देखो भाषा के आधार पर हमारा देश दूसरा बंटवारा नहीं झेल सकता था, इसलिए चिंता स्वाभाविक थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री देखो वल्लभ भाई पटेल दोनों ही देश के भाषा के आधार पर दूसरे विभाजन के डर से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। हम देखो प्रश्न 7 है यहाँ पर, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी है? तो देखो इसका आपको कारण बता दूं। तो देखो भारत में अंग्रेजी जारी रहने का कारण, बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी का स्थान हिंदी को दिया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते थे उनकी राय थी कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो दक्षिण भारतीय गैर हिंदू भाषी क्षेत्र भारत से अलग हो जाएंगे। आगे देखो, देश को विवाद से बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों सेवा विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल का फैसला लिया। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर प्रश्न 8 है आपके पास, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी? तो देखो आर्थिक विकास की कल्पना, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराना, आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित कराना। आगे देखो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाएगा, इसको भी वहाँ पर सुनिश्चित करना था। फिर देखो आइए करके देखिए, आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न 9 पूछा गया है कि मीरा बहन कौन थी? ठीक है, और उनके जीवन और आदर्शों के बारे में आपको पता लगाना है। तो देखो मीरा बहन 22 नवंबर 1892 से 20 जुलाई 1982 एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। उनका वास्तविक नाम यहाँ पर क्या था? मैंडलिन स्लेड था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। वह गांधी जी की बेटी जैसी थी और उसने गांधी जी के साथ रहने तथा काम करने के लिए इंग्लैंड का अपना घर छोड़ दिया था। मीरा बहन ने अपना जीवन मानव विकास, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर देखो लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पर, पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाएं जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली? तो देखो उत्तर आप लिखोगे यहाँ पर, बांग्लादेश का जन्म 1947 में पाकिस्तान के 2 भाग थे। ठीक है, एक भारत के पश्चिम और दूसरा भारत के पूर्व में था। दोनों भागों का सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं भाषाई आधार अलग था। 1948 में पाकिस्तान सरकार द्वारा उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के बंगाल बोलने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और भाषाई यहाँ पर आप देखो विभेद के अतिरिक्त राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीय सैनिकों की सहायता से 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई तथा बांग्लादेश का जन्म हुआ। फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। तो क्लास 8 देखो आपके यहाँ पर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।